चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आज हम यहाँ पर 10 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आज के सेशन के आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करेंगे 10 जून का करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आगामी पुस्तक का नाम क्या है? तो शुभांशु शुक्ला, इनको काफी बार हमने डिस्कस किया है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन है और अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी को अनाउंस किया है। इसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि जून के एंड तक लॉन्च की जाएगी। किसकी है? शुभांशु शुक्ला की। तो 25 जून 2026 को इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। इनका एक संस्मरण बोल लो या फिर एक ऑटोबायोग्राफी बोल लो, क्योंकि इन्होंने अपने जो स्पेस मिशन के एक्सपीरियंस से इसको इस बुक में साझा किया है। तो स्पेस मिशन, इसके अलावा इनका जो पर्सनल स्ट्रगल रहा है, ड्रीम्स क्या हैं, बिलीफ और जो भी चीजें हैं, उन सभी को उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस किया है। अंतरिक्ष यात्री की कहानी के अलावा इन्होंने वर्षों से जो तैयारी की है अंतरिक्ष में जाने के लिए, जो इनको अलग अलग फेज से होकर गुजरना पड़ा, जो चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा, क्या सफलताएं रही, क्या असफलताएं रही, कैसा इनका अनुशासन था, इन सभी को अपनी इस बुक में लिखा है शुभांशु शुक्ला ने। तो इनकी बुक को लॉन्च किया जाएगा 25 जून को। बुक का नाम क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। शुभांशु शुक्ला कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले। ओके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले इंडियन, लास्ट ईयर एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से ये अंतरिक्ष में गए थे। और गगनयान मिशन के लिए भी जो 4 एस्ट्रोनॉट चयनित किए गए हैं, उनमें से एक है शुभांशु शुक्ला। जनवरी मंथ में ही भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। आपको पता है राकेश शर्मा के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट जिनको अशोक चक्र दिया गया, ये शुभांशु शुक्ला है। तो बेसिक डिटेल भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 में मेडल टेली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026, ठीक है, यह पहला एडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए मेडल टेली में इंडिया ही पहले स्थान पर रहा है। कौन? इंडिया। अच्छा, आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। 79 कंट्रीज के जो प्लेयर्स थे योगासना के, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। योगासन को एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में स्थापित करना ग्लोबल या वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। भारत ने बहुत ही शानदार यहां पर प्रदर्शन किया है और मेडल टेली में इंडिया 114 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। आपको पता है इंडिया ने 102 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसमें सबसे ज्यादा, मतलब आप समझिए कि आसपास कोई है ही नहीं। जापान दूसरे नंबर पर रहा मेडल टेली में 11 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा अर्जेंटीना 5 मेडल के साथ। तो यह है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026, पहला एडिशन है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। मेडल टेली में 114 मेडल के साथ इंडिया पहले स्थान पर रहा है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इंडिया में इसका आयोजन करवाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर है। और कितने मेडल जीते? तो ये 114 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए। सेकंड पर कौन? तो जापान 11 मेडल के साथ। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कुल कितने गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किए गए? तो ये रक्षा अलंकरण समारोह का पहला फेज है 2026 में, जिसमें टोटल वीरता पुरस्कार दिए गए हैं 51 लोगों को। आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 8 जून 2026 को
प्रेसिडेंट हाउस नई दिल्ली में जो रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, तो यहां पर रक्षा अलंकरण समारोह में 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए 2026 के पहले फेज में। अब देखिए 51 वीरता पुरस्कार है, तो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है वीरता पुरस्कार को। एक एक नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रक्षा अलंकरण समारोह के पहले फेज में कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, तो 51 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। इनमें से कितने कितने कौन से, तो 7 कीर्ति चक्र दिए गए, 2 लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया, 15 वीर चक्र दिए गए, 3 लोगों को मरणोपरांत इनमें से ही, ठीक है, और 29 शौर्य चक्र दिए गए, इनमें से एक व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। तो 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र, टोटल हो जाते हैं 51 गैलेंट्री अवार्ड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर। अगर हम प्रशांत बालकृष्णन नायर की बात करें ना, तो ये गगनयान के जो 4 एस्ट्रोनॉट है, अभी हमने बात की थी, उनमें से एक प्रशांत बालकृष्णन नायर भी है, इनको भी एक गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो गगनयान मिशन के लिए ये इनको सम्मानित किया जा रहा है, कीर्ति चक्र इनको दिया गया है। और गगनयान मिशन तो वैसे नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा, पर ये 4 एस्ट्रोनॉट में से एक हैं, इनको दिया गया कीर्ति चक्र। यह है एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर। अब यहां पर देखिए सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए, गैलेंट्री अवार्ड क्या है। 2 तरीके से ये अवार्ड दिए जाते हैं, एक युद्ध काल में वीरता के लिए, मतलब कोई वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है किसी भी देश से, तो एक तो वो कंडीशन, एक शांति काल में वीरता के लिए दिए जाते हैं, मतलब कहीं पर देखा जाए तो किसी कोई डूब रहा है उसको बचा लिया, है ना, शांति काल में कोई वीरता का ऐसा काम कर लिया, तो शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार है। तो 2 बार दिए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर, तो फेज 1 और फेज 2। अब देखिए वॉर टाइम में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनका सीक्वेंस देखना, सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, उसके नीचे आता है महावीर चक्र, और फिर तीसरे नंबर पर है वीर चक्र। ये तीनों युद्ध काल में वीरता के लिए दिए जाते हैं। इनके बाद पीस टाइम में, शांति काल में सबसे बड़ा है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये दोनों कंडीशन है सॉरी, एक वॉर टाइम में और एक पीस टाइम में। अगर 6 को कंपाइल कर रहे ना, तो टन बाय टन अगर 6 का अगर हम क्रम देखें, तो पहले नंबर पर परमवीर चक्र, दूसरे पर अशोक चक्र, तीसरे पर महावीर चक्र, चौथे पर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, और फिर आता है शौर्य चक्र। ये है सॉरी, पानी भी लेना चाहिए। तो ये 6 जो अगर क्रम 6 का पूछे, वीरता पुरस्कार पीस टाइम के या फिर वॉर टाइम के, तो इन दोनों को याद रखिएगा कि तीनों वीरता काल जो शांति काल में दिए जाते हैं वो ये 3 टॉप, और जो नॉर्मली युद्ध काल में दिए जाते हैं वो उधर के 3 टॉप, और अगर 6 को मिक्स कर दें तो टर्न बाय टर्न 6 ये वरीयता क्रम में जमाए जाते हैं। आगे आइए, वर्ल्ड आई डोनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व नेत्रदान दिवस हर साल मनाया जाता है 10 जून को, ठीक है। वर्ल्ड आई डोनेशन डे 10 जून को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअल में लोगों को अवेयर करना कि मृत्यु के बाद वो अपनी आई डोनेट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि अंधे हैं, है ना। तो लोगों को आई डोनेशन के लिए प्रेरित करना, आई डोनेशन को बढ़ावा देना, दृष्टि बाधितों के प्रति अवेयरनेस फैलाना पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति, वैसे देखिए जो नेत्रदान होता है ना, नॉर्मली वो मरने के बाद ही होता है। तो अवेयर, इस चीज की अवेयरनेस फैलाना कि भाई अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद या तो आपको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो इसी कंडीशन में कम से कम अपनी आईज जो हैं वो आप किसी और को दे दो, ताकि उसका जीवन थोड़ा सा सुलभ हो जाए और वो देख पाए। तो दृष्टि बाधित लोगों को सम्मानित करना, लोगों को अवेयर करना कि भाई आई डोनेशन को बढ़ावा मिले, यह उद्देश्य वर्ल्ड आई डोनेशन डे को मनाए जाने का। 10 जून को यह मनाया जाता है। डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइव्स, यह थीम रखी गई है।
2026 में वर्ल्ड आई डोनेशन डे की। तो हर साल कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। वैसे आपको पता है आई डोनेशन में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर कोई अपनी आई डोनेट करता है ना, तो एक्चुअल में उसकी आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। एक्चुअल वही एक चीज है जिससे देखा जाता है, कोई भी दृष्टि बाधित है वो देख पाएगा। ठीक है, तो आई डोनेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य इस डे को मनाए जाने का। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए मास्टर स्टडी मटेरियल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपके सभी सब्जेक्ट यहां पर कवर हो जाएंगे। स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज्वाइन कीजिए। एनटीपीसी के लिए आपको कंप्यूटर की ई बुक यहां पर इंक्लूड की गई है। एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे और वन लाइनर आप यहां पर लगा पाएंगे, डिटेलिंग के साथ आपको दिए गए हैं। तो मास्टर स्टडी मटेरियल ज्वाइन कीजिए, लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन के लिए काफी आपको मदद करेगा। लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे आइए, किस देश ने दुनिया के पहले कमर्शियली अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नियो को मंजूरी दी है? तो दुनिया के पहले कमर्शियली अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट नियो को मंजूरी दी है चाइना ने। इसको समझना पड़ेगा पहले तो कि एक्चुअल में होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं कि कमर्शियली अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ना, या फिर इम्प्लांट की जब बात हो रही है नियो की, तो एक्चुअल हमको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक्चुअल में होता क्या है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए ऐसे लोग जो कि नॉर्मली क्या होता है, जो बेड से उठ नहीं सकते, अपने हाथ पांव नहीं हिला सकते, नॉर्मली जो लकवा के मरीज होते हैं, काफी ऐसे हमें पेशेंट देखने को मिलते हैं जिनकी जो बॉडी है ना मूवमेंट नहीं करती। तो सीधा सा इसका मतलब है कि ब्रेन में एक चिप इंप्लांट की जाएगी, ब्रेन को कंप्यूटर से सीधे जोड़ दिया जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये बीसीआई से कहा जाता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो क्या किया जाएगा कि ब्रेन से चिप को जोड़ दिया जाएगा। अब जो ब्रेन से डायरेक्ट जो बोल सकते हैं हम मैसेजेस हैं, डायरेक्ट जो कमांड है वो इस कंप्यूटर चिप पर जाएगी और उसके आधार पर जो हाथ में जो भी इक्विपमेंट लगे वो मूवमेंट करेंगे ब्रेन की इंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो ब्रेन से इंस्ट्रक्शन जाएगी चिप में, चिप से जो कंप्यूटर चिप है, जो इक्विपमेंट है हाथ में या पैर में लगे हुए वहां तक वो उसको जो कमांड है वो रिप्लेस करेगा और वो जो इक्विपमेंट है वो हाथ या पैरों की मूवमेंट करवाएंगे जैसा भी कमांड आ रही है ब्रेन से। तो ये जो टेक्निक है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण जो पैरालिसिस से पीड़ित लोग हैं उनके हाथों को गतिविधियां वापस देने के लिए, एवरीडे के उनके जो टास्क है वो कंप्लीट करने में उनकी मदद कर सकता है। अभी तक वैसे ये डेवलप किया जा चुका था, लेकिन कमर्शियली किसी ने भी मंजूरी नहीं दी थी। पहली बार इसे कमर्शियली अप्रूव्ड किया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नियो नाम से है, ये नियो इसको नाम दिया गया है और इसे कमर्शियली मतलब अब इसे इम्प्लांट करना शुरू किया जा सकेगा। और इसे कमर्शियली किसने शुरू किया है? चाइना ने। उद्देश्य कि 2030 तक बीसीआई सेक्टर को ग्लोबल लीडरशिप हासिल करना। चाइना इस सेक्टर में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में नॉर्मली ग्लोबल लीडरशिप हासिल करना चाहता है, इसीलिए लगातार ये इस पे काम कर रहा है। तो नियो कैसे वर्क करेगा आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेन के बीच में इस चिप को इंप्लांट किया जाएगा, ब्रेन टिश्यू को नहीं भेदता है। सबसे पहले इस जो इंप्लांट किया जाएगा ना, उसकी विशेषता यह है कि ब्रेन के टिश्यू को कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी प्रकार का उसमें छेद नहीं किया जाएगा। 8 सेंसर जो दिमाग की हड्डी की बाहरी परत होते हैं ना, उसमें न्यूरल सिग्नल्स प्राप्त करते हैं इस टेक्नोलॉजी में। सेंट्रल प्रोसेसर इन सिग्नल्स को डिजिटल कमांड में बदलता है और उसके माध्यम से जो रोबोटिक ग्लव्स लगे होंगे हाथों में या पैरों में, उनको मूवमेंट करने में इजी होगा। तो ब्रेन से डायरेक्ट कमांड या इंस्ट्रक्शन जाएगी ये रोबोटिक ग्लव्स तक। ओके, तो इसका फायदा स्पेशली पैरालिसिस या स्पाइनल कॉर्ड के जो इंजरी के मरीज हैं, जो पेशेंट है, उनके लिए इजी रहेगा। तो पहली बार कमर्शियली इसका यूज कर रहा है कौन? चाइना। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026, इसका खिताब जीता है इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया ने। ठीक है ना।
आयोजन जापान में किया गया था। जापान का काका मिगाहारा नाम का एक शहर है, काका मिगाहारा। यहां पर जापान में 2026 में मेंस अंडर 18 एशिया कप का आयोजन किया गया। इंडियन टीम ने फाइनल में जापान को ही हराया है, जो मेजबान देश है जापान, उसी को इंडिया ने हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो गोल्ड हॉकी चैंपियनशिप है, ध्यान रखना है ना, हॉकी की है 2026 मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026। गोल्ड मेडल आ गया इंडिया के पास, रनर अप जापान है तो जापान के पास सिल्वर मेडल, और तीसरे नंबर पर रहा है पाकिस्तान, इससे दिया गया ब्रॉन्ज मेडल। तो एशिया की प्रमुख अंडर 18 मेंस हॉकी चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन जापान में किया गया। एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। ये तो मेंस कैटेगरी की बात हो गई, इंडिया विनर रहा। यहीं पर विमेंस अंडर 18 एशिया कप का भी आयोजन किया गया, जिसका गोल्ड मेडल मतलब चैंपियन का विनर रहा, चैंपियनशिप का विनर रहा चाइना। सेकंड पर रनर अप रहा जापान, सिल्वर मेडल जीता, मतलब दोनों जगह रनर अप जापान ही है। और यहां पर थर्ड प्लेस पर इंडिया रहा, जिसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। विमेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026। एशिया हॉकी फेडरेशन यह आयोजन करवाने वाली संस्था है। एशियाई देशों में हॉकी को रेगुलेट करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है। 1958 में इस संस्था की स्थापना की गई। सबसे पहली बार 1958 में टोक्यो जापान में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और एशियन गेम्स की शुरुआत इसने 1958 में की। हेडक्वार्टर इसका मलेशिया के कुआलालंपुरम में देखने को मिलता है। फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो एक रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, जिसका नाम है फिच। ये अलग अलग चीजों पर रेटिंग देती है, स्पेशली जीडीपी के वृद्धि दर पर भी ग्लोबली और देशों को ये रेटिंग प्रदान करती है। इसने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% तक रहेगी। इसका ही पुराना अनुमान 2027 के लिए 6.7% का था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का, जो कि इसने घटाकर कर दिया है 6.4%। पहले बोला था 6.7% रहेगी, लेकिन अब इसको घटाकर 6.4% कर दिया है। और उसका कारण भी है, यूएस ईरान वॉर चल रही है ना। क्रूड ऑयल और एनर्जी सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया को, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसने कहा है कि इंडिया की जीडीपी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबली भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, जो पूर्वानुमान था 6.7%, वो घटाकर कर दिया है 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इसने 2026-27 के लिए यह अनुमान घटाया है। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का इसका जो अनुमान था वो 7.4% का था, और फाइनेंशियल ईयर 2027-28 का इसका अनुमान 6.4% का है। तो अभी तो रनिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो 6.7% से घटाकर 6.4% का इसने अनुमान किया है। इसने कहा है कि ग्लोबल जो जीडीपी ग्रोथ है वो अब 2.4% तक रह सकती है। 2026-27 के लिए 2.4% इसने पूर्वानुमान कर दिया है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का, ठीक है। और उसका कारण यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा कहा है फिच ने अपनी रिपोर्ट में। तो दुनिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, देशों को, बैंकों को, कंपनीज को, है ना, उनकी कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग रेटिंग ये प्रदान करती है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाती है। इस संस्था की स्थापना 1914 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नॉर्मली एनालिसिस करती है ये अलग अलग देश की जीडीपी, बैंकों का डेटा और अलग अलग चीजों का। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तो पहली चीज तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन, तो ली जे म्यूंग, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इन्होंने साउथ कोरिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया है हांग स्योंग सुक को। किसको? हान स्योंग सुक, हान स्योंग सुक। तो अभी तो देखिए नामित किया है, अभी वहां की पार्लियामेंट से अप्रूवल बाकी है, जो कि लगभग मिल जाएगा। तो हांग स्योंग सुक ये साउथ कोरिया की, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है, साउथ कोरिया को
रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। तो अगर इनको परमिशन मिल जाती है, जो कि लगभग मिल जाएगी, तो ये साउथ कोरिया के इतिहास में दूसरी महिला पीएम बनेगी, हान सोंग सुक। ठीक है, आंसर ले लिया हमने, हांग सोंग सुक। तो ये साउथ कोरिया की दूसरी महिला पीएम बनने वाली है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग है, इन्होंने नामित किया है हान स्योंग सुक को देश का नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपको पता है साउथ कोरिया में फर्स्ट जो पीएम रही है फीमेल, वो हान म्योंग सुक है, नाम अलग है देखना, ये हान म्योंग सुक है, और अब जो बनेगी दूसरी वो हान स्योंग सुक है। कंफ्यूज मत होना, हान स्योंग सुक की ही हम यहां पर बात करेंगे, क्योंकि ये दूसरी महिला पीएम बनने वाली है, और पिछले 20 साल से 2 दशक में अब ये पीएम बनेगी। तो 20 साल से तो कोई भी महिला पीएम नहीं बनी, अब ये बनेगी हान स्योंग सुक। हान स्योंग सुक पहले दक्षिण कोरिया की प्रमुख इंटरनेट कंपनी एक नेवर, उसकी सीईओ के रूप में भी ये काम कर चुकी है। तो अब ये पीएम के रूप में पद संभालेगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलना बाकी है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरियन वॉन यहां की ऑफिशियल करेंसी है। प्रेसिडेंट अभी हमने बात की, ली जे म्यांग यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। वोग आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? वोग आईवीआर, इसने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कृति सेनन को। कौन बनी है? कृति सेनन। ठीक है, तो वोग आईवीआर, इसके पहले से ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर है, और अब कृति सेनन के साथ ये नजर आएंगे, मतलब कृति सेनन भी इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट की गई। यहां पर हमको वॉग आईवीआर की बात करना पड़ेगी, नॉर्मली हम ब्रांड एम्बेसडर ही याद कर लेते हैं, शाहिद कपूर, और अब नई जो जुड़ी है कृति सेनन। तो इस ब्रांड का एक नया कैंपेन भी है, वॉग आईवीआर जर्नीस, उसके लॉन्च के साथ ही कृति सेनन को भी लॉन्च किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो वॉग आईवीआर एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल आईवीआर ब्रांड है, नॉर्मली सनग्लासेस है ना, ऑप्टिकल फ्रेम्स और जो भी फैशनेबल ब्रांड है आंखों से संबंधित, वो ये बनाती है। 1973 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी एसिलोर लुक्सोटिका, इसकी एक कंपनी है, इसी समूह का हिस्सा, ये एक पूरा ग्रुप है कंपनी, और इसका हिस्सा है वॉग आईवीआर। 1973 में वॉग आईवीआर का स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर इटली के मिलान शहर में देखने को मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर इस आईवीआर कंपनी का शाहिद कपूर पहले से थे, अब कौन बनी? कृति सेनन। लास्ट क्वेश्चन, असम की जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई है? तो असम का एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है तेजपुर लीची, असम के तेजपुर में उगाया जाता है, बहुत ही यूनिक टेस्ट के लिए यह लीची जानी जाती है। इसका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है भारत के बाहर, और इसका एक्सपोर्ट किया गया है दुबई और सिंगापुर में। कहां एक्सपोर्ट किया गया? दुबई और सिंगापुर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉर्पोरेशन से असम की सरकार ने फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट भेजा है तेजपुर लीची का, और यह नॉर्मली पहली जो खेप है इस लीची की, ये दुबई और सिंगापुर भेजी गई है, पहली बार इसे विदेश में निर्यात किया गया है। तो देश पूछे जा सकते हैं, एक दुबई और एक एशियन देश में ही सिंगापुर में। जो एक्सपोर्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से एग्री एक्सपोर्ट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत की अलग अलग चीजों के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि पूर्वोत्तर भारत के जो अलग अलग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है उनको ग्लोबली पहचान दिलाई जा सके। उसी क्रम में तेजपुर लीची को भी प्रमोट किया जा रहा है, अपने यूनिक टेस्ट के लिए ये जानी जाती है। दुबई और सिंगापुर जैसे ग्लोबल मार्केट्स में इनको पहुंचाया जा रहा है, पहली बार इन्हें इंडिया के बाहर निर्यात किया गया। इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था 2015 में, तेजपुर लीची को। किस राज्य का प्रोडक्ट है? तो ये असम राज्य का प्रोडक्ट है। इसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, लेकिन तेजपुर लीची में आप तेजपुर लीची को ही याद रखो। अपने स्पेशल टेस्ट, यूनिक टेस्ट, स्वीट टेस्ट के लिए जाना जाता है। ब्राइट रेड कलर में इसका ऊपर का हिस्सा देखने को मिलता है। तो 2015 में इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। तो 10 जून के हमारे करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं।
अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर लें, क्योंकि इसी के सहयोग से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो संस्था है इंडियन गवर्नमेंट के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जो कि नॉर्मली फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अलग अलग जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनके ऐसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इस संस्था का काम है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, एक एक्ट लाया गया था इसी के नाम से, APEDA एक्ट 1985, और इस संस्था की स्थापना की गई 1986 से। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कल का सेशन का करंट अफेयर। सीपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 6th। फ्रेंच ओपन 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है किसने? मीरा एंड्रीवा। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं गौतम अडानी। वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को मैनेज करने के लिए भारत का पहला हॉक डिजिटल सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है किसने? केरल राज्य ने। सलीम कुमार का हाल ही में निधन हो गया, ये मलयालम एक्टर हैं। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार इसका खिताब जीता? तो इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड पहल की शुरुआत की? तो यह है तेलंगाना सरकार। हर साल विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जाने वाला लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया? तो यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लें। किस भारतीय शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो यह है पानीपत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह है O नेगेटिव, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का कौन सा राज्य भारत में सबसे लंबी तट रेखा रखता है? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये तीनों क्वेश्चन हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।